हेलो दोस्तों, हमारे फील द हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी डरावनी कहानी शुरू करते हैं। आज की डरावनी कहानी सच्ची कहानी है जो आपके होश उड़ा देगी। सूरज और उसकी पत्नी मीना दोनों शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। मीना परेशान थी कि शहर में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं जानते, कैसे और क्या करेंगे। सूरज ने मीना को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब मीना ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। सूरज उसे समझाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। ये कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे कि तभी अचानक मीना से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने मीना को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। मीना और सूरज ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा, लगता है नए आए हैं। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, हम इस शहर में नए हैं, हम काम की तलाश में आए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते। मीना और सूरज ने जवाब देते हुए कहा। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम इमरान है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे साथ ठहर सकते हैं जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वो आदमी मीना की तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। मीना सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को पूछता तक नहीं है। मीना सोच ही रही थी कि सूरज ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ इंतजाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए सूरज ने राहत की सांस ली। दोनों इमरान के साथ उसके घर आ गए। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। कहते हुए इमरान मीना की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। इमरान के जाने के बाद मीना ने सूरज से कहा, सुनिए जी, मुझे यह आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ना ही ये जगह सही लग रही है। हम कहीं और चलकर देखते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर शक कर रही हो। सूरज ने झुंझलाते हुए बोला। बेचारी मीना समझ नहीं पा रही थी कि सूरज को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही अकेली इमरान की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और सूरज था कि इमरान के गुण गाते थक नहीं रहा था। रात हो गई थी। इमरान खाना ले आया था। खाना खा के सब सो गए। करीब रात 2 बजे मीना को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ महसूस हुई। कई बार तो मीना ने नींद में उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज़ महसूस होने लगी। अब मीना की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें मीना के एकदम सामने था और उसे घूरे जा रहा था। ये देखकर मीना डर से थर थर कांपने लगी और डर के मारे उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर सूरज की नींद खुल गई। मीना जोर जोर से रोते हुए सूरज से कहने लगी, मैंने तुमसे कहा था हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम नहीं माने। सूरज ने पूछा, क्या हुआ? लगता है कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए इमरान सूरज के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज़ सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया। मीना इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को सूरज ने इमरान से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं मीना के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए इमरान मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सो गए।
कि अचानक मीना को किसी ने पुकारा। मीना, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मीना आधी नींद में बेसुध सी उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी मानो मीना को अपनी सुध ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद मीना एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज ने मीना से कहा, मीना, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, सूरज उठा तो उसने देखा कि मीना अपने बिस्तर पे नहीं है और ना ही इमरान अपने बिस्तर पे था। सूरज घबराया और इधर उधर पागलों की तरह मीना को ढूंढने लगा। सूरज को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? सूरज ने बताया, मैं और मेरी पत्नी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए थे। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस इमरान को जानते थे और उसी के घर में रह रहे थे। कहते हुए सूरज ने कहा, इमरान का घर था उस ओर, इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है और तुम कह रहे हो वहाँ किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही सूरज ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो सूरज के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। अब वो गांव वालों को सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे इमरान से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो सूरज को पागल भी कहने लगे कि ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। लेकिन एक व्यक्ति ने सूरज की बातों को ध्यान से सुना और मीना को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी मीना का कहीं पता नहीं चला। फिर किसी ने कहा कि छतों पर भी देखते हैं। फिर सभी अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग उस छत पर चढ़े। साथ में सूरज भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो मीना छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। सूरज ने मीना के सर पर हाथ रखा और पूछा, मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी मीना ने जवाब दिया। उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। मीना ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कहा है और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर मीना बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर मीना बैठी थी उस घर की छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था और ना ही सीढ़ियाँ थी। मीना को सूरज ने बस्ती वालों की मदद से छत से नीचे उतारा। फिर मीना को जब होश आया तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि उसे रात की बातें याद नहीं थी। फिर कुछ ही दिनों में बस्ती वालों की मदद से सूरज और मीना को घर और काम दोनों मिल जाते हैं। कुछ दिन तो दोनों अच्छे रह रहे थे, लेकिन एक रात मीना घर से अचानक बिना कुछ बोले गायब हो जाती है। सूरज सब जगह उसे ढूंढता है मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर सूरज उसे उसी कब्रिस्तान में भी ढूंढने जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ भी नहीं मिलती है और पता नहीं आज तक उसे मिली या ना मिली। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।